नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन पर। आज है 17 जुलाई 2025। एक्चुअली आज नहीं है, बट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 17 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। तो ये देखिए, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम थे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उससे ये प्रेरित है। और इसमें वही बताया गया है। अच्छा, ये जो है ना, विशेष रूप से कृषि और संबंध क्षेत्र से केंद्रित है। नाम से ही पता चल रहा है, धन धान्य कृषि योजना है ना। अब देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो था, वो आकांक्षी जिला कार्यक्रम को 2018 में शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा, जो कि 112 सबसे पिछड़े जिलों में तेजी और प्रभावी ढंग से बदलाव लाना था इसका उद्देश्य। अब देखिए, इस योजना पर नज़र डालें। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये 6 वर्ष तक रहेगी। 2025 से स्टार्ट है, जैसे अभी पता चल रहा है। 100 जिलों को लक्षित किया गया है इसमें। और इसमें जो ये जो है ना, कम प्रदर्शन करने वाले जिलों में कृषि और संबंध क्षेत्रों में सुधार लाया जाएगा इसमें। और अगर देखें, इसके बाद हर राज्य से कम एक ज़िले का चयन किया जाएगा। और निगरानी, कार्यान्वयन या फिर निर्माण के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएगी। तो ये 3 स्तर पर समितियां गठित की जाएगी, जिला, राज्य और राष्ट्रीय। इसके बाद जो है वो अगर देखें तो जिला योजनाएं निम्नलिखित राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप होगी। फसल विविधीकरण, जल एवं मृदा संरक्षण, कृषि में आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक और जैविक खेती का विस्तार। अच्छा, निगरानी के लिए 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतों के आधार पर की जाएगी। और नीति आयोग जो है वह जिला योजना की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा। अब वही है कि इसमें उद्देश्य क्या है इनका, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का। यही है कि ऋण की उपलब्धता को हम लोग सुगम बनाएंगे, उत्पादकता में वृद्धि करेंगे, सिंचाई सुविधाओं को सुधार करेंगे, फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देंगे, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल की कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि करेंगे। अब देखिए, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल विनियमों के तहत भारत में अपना कैंपस शुरू करने वाला पहला वैश्विक विश्वविद्यालय बना। तो कहाँ स्टार्टेड किया है? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, वो गुरुग्राम में अपना कैंपस शुरू किया है। अब देखिए, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की डिकिन यूनिवर्सिटी और वोल्गोला यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस खोले थे। और ये दोनों जो यूनिवर्सिटी थी, ऑस्ट्रेलिया के डिकिन और वोल्गोग, तो ये यूनिवर्सिटी जो थी ना, ये यूजीसी विनियमों के तहत नहीं आती थी, बल्कि ये IFCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इनसे मंजूरी मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से मंजूरी लेकर किए थे, क्योंकि गिफ्ट सिटी है ना, गिफ्ट सिटी में सारे विनियमन इसी के द्वारा होता है। वहाँ पर भारत के नीति आयोग, मतलब भारत के जैसे RBI हो गए, या फिर सेबी हो गए, IRDA हो गए, PFRDA हो गए, इन सब का विनियमन वहाँ नहीं होता। वहाँ सिर्फ IFCA का विनियमन होता है। हालांकि IFCA के बोर्ड मेंबर्स में उन सभी के पदाधिकारी बैठे होते हैं ऑलरेडी। अब देखिए, यूजीसी में जो है ना, भारत के विदेशी उच्च शिक्षण संस्थाओं में कैंपस की स्थापना और संचालन विनियम 2023 पास किया था। इसके तहत उद्देश्य था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के भारत में प्रवेश को सुगम बनाना था। अच्छा, जो उन संस्थानों को ही प्रवेश दिया जाएगा जो कि विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालय में, मतलब रैंकिंग में शामिल हो, या किसी विशेष क्षेत्र में असाधारण विशेषज्ञता रखते हो वो विश्वविद्यालय संस्थान। अब देखिए, ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि कार्यक्रम की कुल आवश्यकता के अधिकतम 10% तक ही ऑनलाइन माध्यम पढ़ाई जाने की अनुमति थी, है ना। अब इससे लाभ क्या क्या होगा? विदेशी कैंपस स्थापित होगा तो देखिए, वैश्विक डिग्रियों तक स्थानीय पहुंच होगा, जिससे ब्रेन ड्रेन की समस्या कम होगी, सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार फैलेगा, कौशल विकास और रोजगार क्षमता में योगदान ये दे सकेंगे। लेकिन इसमें चुनौतियाँ भी है, जैसे सांस्कृतिक और संचालन में भिन्नताएं आने से, मतलब थोड़ी सी इसमें डगमगा सकता है इसका संचालन। और इसके बाद जो है वित्तीय व्यवहार्यता अगर देखें तो इसमें लागत भी एक तरीके से देखा जा सकता है कि कम फीस पर बेहतर शिक्षा मिल सके, ये मतलब संतुलित करना होगा इनको। कानूनी जटिलताएं भी है, भूमि अधिग्रहण, समकानून, बौद्धिक संपदा अधिकार, ये तो हर सभी के साथ होता है भारत में। अब देखिए, यूनाइटेड किंगडम में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन
ट्रीटमेंट से पहले बच्चों का सफलतापूर्वक जन्म हुआ। तो इसमें 8 बच्चों का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है। किससे? माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए थोड़ा हाईलाइट किया है, याद रखिएगा, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको ना माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल रोग होता क्या है? ये देखिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, ये हमारे शरीर में लगभग प्रत्येक कोशिका में मौजूद होते हैं। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पढ़े ही होंगे आप कोशिका के अंदर का। और ये 90% से अधिक ऊर्जा हमारे कोशिका के अंदर पैदा करते हैं, इसलिए इसे कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग डीएनए होता है। एक कोशिका का अपना अलग डीएनए हो गया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियर डीएनए से अलग होता है, याद रखिएगा। और ये जो डीएनए होता है ये शरीर में मतलब उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है, लेकिन शारीरिक बनावट पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रियल रोग जो होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, वही डीएनए की वजह से ही काम करता है। और अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा तो फिर वो मरने लगेगा कोशिका, क्योंकि ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। और इसी कारण से जो है वो शरीर की अंग प्रणाली विफल हो जाएगी, जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रियल रोग केवल माता से बच्चों को विरासत में मिलते हैं, पिता से नहीं। माइटोकॉन्ड्रियल रोग माता से बच्चों को विरासत में मिलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एमआरटी, ये होता क्या है? ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही एक नया रूप है, जिसमें महिला के दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डोनर के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से बदल दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, तो वही जो अलग डीएनए है, किसी दूसरे का अलग डीएनए है, मान लीजिए यहाँ पर अलग डीएनए है, तो उसको यहाँ से रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। मतलब ये स्वस्थ डीएनए को खराब डीएनए से बदल दिया जाएगा, ठीक है, बस यही। इसके बाद जो है इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उसको कहते हैं 3 पेरेंट बेबी, क्योंकि मान लीजिए कि 2 तो अपने मतलब ये थे कि एक माता पिता थे, लेकिन तीसरा जो था डीएनए किसका था? वो कोई अन्य महिला जो कि दाता डोनर महिला था उनका। तो ये 3 लोगों के द्वारा बना गया, इसलिए 3 पेरेंट बेबी कहा जाता है। अच्छा, इसमें जो है अलग अलग तकनीकें भी शामिल है, जैसे मैटरनल स्पेंडियल ट्रांसफ़र और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। हम लोग उसको देखते हैं क्या होता है। तो देखिए प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में निषेचन के बाद प्रक्रियाएं की जाती है, मतलब निषेचन होके वो हो गया, एक तरीके से जुड़ गया, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र में निषेचन से पहले ही की जाती है, मतलब माता के अंडाणु से उनका आनुवंशिक पदार्थ निकालकर डोनर के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाले अंडाणु में डाला जाता है। तो इससे पहले दिया जाता है, ये अधिक सुरक्षित माना जाता है, इसमें दोष हो सकते हैं ना, नाम से पता चल रहा है। देखिए ना, निषेचन के बाद अगर करेगा, प्रो न्यूक्लियर बन चुका है, तो अगर उसके बाद ही करेगा तो चांस तो है ही ना खतरा होने का। अब देखिए OECD FAO ने एग्रीकल्चर आउटलुक 2025 से 34 जारी किया है। इसमें ये बताया गया कि जैव ईंधन में मांग जो है प्रतिवर्ष 0.9 की वृद्धि से मतलब वृद्धि होगी, जिसका नेतृत्व भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया कर रहा है जैव ईंधन का। कपास में भारत चीन को पछाड़कर कपास का शीर्ष उत्पादक बनने की ओर अग्रसर है। इसके बाद मुझे तो यहाँ कुछ दिखा नहीं। कृषि से संबंधित मुद्दे में कमजोर अवसंरचना पता है हम लोगों को, राष्ट्रीय एकीकृत बाजार का अभाव पता है, APMC मंडी का अभाव है, मतलब ज़्यादातर ये उत्तर के राज्यों में, खासकर उत्तर के राज्यों में अगर देखें तो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया या फिर पंजाब, हरियाणा, इन सब में ही APMC मंडी का ज़्यादातर संकेंद्रण है। इसके बाद है बाजार तक सीमित पहुँच, ये तो पता ही है। अब देखिए कृषि विपणन के सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो इसमें अगर ये देखें तो इनाम पोर्टल, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये इनाम पोर्टल जो है वो APMC को जोड़ने का एक तरीके से पोर्टल बनाया गया, जिससे भारत के सभी APMC मंडी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। इसके बाद 10,000 कृषि किसान उत्पादक संगठन योजना, इससे सीमांत किसान और बाजार से जुड़ाव महसूस करेंगे इनसे, है ना। कृषि अवसंरचना कोष, नाम से पता चल रहा है कि गोदान बढ़ाएंगे, जिसके कारण से मतलब फसल कटाई के उपरांत अवसंरचना हेतु सहायता प्रदान करती है। ये कृषि विपणन अवसंरचना मार्केटिंग के लिए भंडारण क्षमता में वृद्धि करने का इनका लक्ष्य है। अब देखिए गुजरात की बन्नी घास भूमि जो है वो साल के अंत तक चीतों के स्थान परिवर्तन के लिए तैयार है। चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया था। अब चीता बसावट के लिए कौन कौन से स्थल शामिल हैं, देखिए ये
पूछ सकता है कि चीता इनमें से कौन रह सकता है। वैसे मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, मध्य प्रदेश में डुबरी वन्यजीव अभयारण्य, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बागधारा वन्यजीव अभयारण्य, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। राजस्थान में डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, शाहगढ़ घास के मैदान, और उत्तर प्रदेश में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अब देखिए बन्नी घास भूमि जो है, बन्नी घास भूमि ये कच्छ जिले में है सबसे पहले, और यह विशिष्ट लवण सहनशील घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। और ये विवर्तनिक गतिविधियों के कारण समुद्र से हुई है इसकी उत्पत्ति। यहाँ मालधारी, रबारी, मोतवा, मेघवाल जैसे अलग पशुचारक समुदाय निवास करते हैं। अब देखिए प्रोजेक्ट चीता की ओर चलें तो इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकी चीतों को भारत के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था। कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, और जो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। गठन इसका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। अब चीते की ओर देखें तो चीता जो है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी है। भारत से विलुप्त 1952 में ही हो गया था। और ये चीते दहाड़ते नहीं, जबकि शेर, बाघ, तेंदुए, जगुआर दहाड़ते हैं। याद रखिएगा, शेर, बाघ, तेंदुए, जगुआर दहाड़ते हैं, लेकिन चीता दहाड़ता नहीं है। और अफ्रीकी चीता वनरेबल है। एशियाई चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एशियाई चीते केवल पूर्वी ईरान के शुष्क क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय जल आयोग, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भारत की हिम नदीय झीलों में जल फैलाव क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। तो उन्होंने ये कहा है कि 10 हेक्टेयर से बड़ी 100 हिमनदीय झीलों में 34 झीलों में जल फैलाव क्षेत्र बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है, 20 झीलों में घटने की, और बाकी में कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए ये जो है ना, ये सब करते कैसे हैं, ये करते हैं रिमोट सेंसिंग तकनीकों की मदद से इसकी निगरानी करते हैं, जल निकायों की, वहाँ पर हिमनदी झीलों की। और GOLF जो है ग्लेशियर लेग्ड ऑपरेटेड फ्लड, ऐसा कुछ है। तो हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़, इसके आधारित परियोजना भी मतलब चलाई गई है ताकि इन सबको संरक्षित किया जा सके। क्योंकि हाल फिलहाल में ये देखिए ना, यहाँ पर दिया हुआ है एक 2023 में सिक्किम के दक्षिण लोहनक झील में टूटने से गोल्फ की घटना घटित हुई थी, जिसमें तीस्ता 3 बांध को भारी नुकसान पहुंचा था। अब यही है कि ये राष्ट्रीय गोल्फ जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम जो है वो 4 राज्यों में लागू किया गया है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो याद रखिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, एकदम लाइन से ऐसे। इसके बाद यही है कि इसके कारण क्या क्या है, मतलब तो सबसे पहला कारण यही है कि हिमनद का तेज़ी से पिघलना, जिसके कारण ज़्यादा हो रहा है, जिसकी नाम भी दिया है गिल्की ग्लेशियर, बहुत ज़्यादा पिघल रहा है अलास्का में। मोनेरा बांध का टूटना, मतलब देख लीजिए ये जो ग्लेशियर लेक है, तो ये जो बांध है ना यहाँ पर, ये टूट जाता है, जिसके कारण ये आ जाएगा। तो ये मोनेरा बांध का टूटना, जैसे दक्षिणी लोहना लेक सिक्किम में यही हुआ था। भूकंप गतिविधियाँ, मानवीय गतिविधियाँ, मतलब कटाई उटाई करेंगे तो होगा ही ना। अब देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो इसमें यह है कि प्रशांत महासागर के किनारों का एक बेल्ट है जिसमें 15 से अधिक देश और अंटार्कटिका शामिल है। 90% भूकंप, 75% सक्रिय ज्वालामुखी यहीं से आते हैं, और प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया के कारण बना है ये, और दुनिया का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना ट्रेंच यहीं पर है। अब देखिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक, IIT कानपुर की एक टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक की मदद से हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्राचीन बौद्ध स्तूपों और जमीन के नीचे दबी हुई संरचनाओं का पता लगाया है। तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार क्या है? यह हाई रेजोल्यूशन वाली जियोफिजिकल तकनीक है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके भूमिगत संरचनाओं का पता लगाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता मतलब करके भूमिगत संरचनाओं का पता लगाती है, लेकिन यह 10 मीटर की गहराई तक ही वस्तुओं का पता चल सकता है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखें ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है ना, उसमें ये कहा गया कि भारत बैठक में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापक सैनिकों के खिलाफ किए गए अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भारत ने दोहराई है। अब ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो भारत के नेतृत्व में गठित एक समूह है। इसका उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सैनिक, जो कि ब्लू हेलमेट आर्मी भी कहते हैं जिनको, उनके खिलाफ होने वाले सभी हिंसात्मक गतिविधियों के लिए जवाबदेही तय करने में मदद करता है। 2022 में शुरू किया गया था।
और यह समूह यूनाइटेड नेशन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन की एक प्रमुख शक्ति है, जिसकी उनकी रणनीति, योजना, निर्माण और क्रियान्वयन में भूमिका ये निभाता है। कॉमन सर्विस सेंटर, हर जगह आप देखते होंगे CSC। तो ये 10 लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नियुक्ति प्रशिक्षण का घोषणा की है। किसने? केंद्रीय मंत्री ने, मतलब वही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुरू मतलब किया होगा। और ये कॉमन सर्विस सेंटर 2006 में स्टार्ट किया गया था केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था मजबूत ICT आधारित नेटवर्क तैयार करना, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क तैयार करना। और अभी 5.5 लाख से अधिक कॉमन सेंटर स्थापित हो चुके हैं, 90% गाँवों तक पहुँच है। बस विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं ये। अब देखिए श्रेणी भूकंप। श्रेणी भूकंप जो होता है, भूकंप क्या होता है एक बार थोड़ा देख लीजिए। जैसे भूकंप आया, एकदम से ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। लेकिन जो है श्रेणी भूकंप जो होता है ना, वो इनसे विपरीत ऐसे होता है। अब वही बोल रहे हैं कि आइसलैंड में बहुत बार हुआ है। तो ये बहुत कम समय में भूकंप के कई झटके, इनमें मेन शॉक नहीं होता। मेन शॉक देखिए यही, जैसे भूकंप आया एकदम से मेन शॉक हुआ, इसके बाद ये, तो इन सब में मेन शॉक है ही नहीं, मतलब धीरे धीरे हो ही जा रहा है भाई। तो यही बोल रहा है कि आइसलैंड जो है वो मध्य अटलांटिक रीजन में है। जैसे यहाँ पर है अफ्रीका और यहाँ पर है ये क्या बोलते हैं साउथ अमेरिका। तो यही जो है ना यहाँ पर है वो मध्य अटलांटिक रीज है और आइसलैंड यहीं पर है। तो इसलिए इनका यहाँ पर विवर्तनिकी गतिविधियाँ होती रहती है, जिसके कारण प्लेट टेक्टोनिक्स गतिविधि के कारण यहाँ पर भूकंप आया है। अब देखिए कोरोनल मास इजेक्शन, तो खगोलविद ने यही कहा है कि 2024 में मई के आसपास में 2024 में लद्दाख के ऊपर दर्ज हुए दुर्लभ नॉर्दर्न लाइट्स के लिए शक्तिशाली कोरोनल मास इजेक्शन मतलब जिम्मेदार है। अब देखिए कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो अपनी यात्रा के दौरान ऊष्मीय व्यवहार को बदलते हैं, मतलब शुरुआत में अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, लेकिन बाद में ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं ये कि ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और इसे रोक कर रखते हैं। अब देखिए कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो कोरोना से, मतलब सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े विस्फोट होते हैं। मतलब जो सूर्य है वहाँ से ये बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, जिससे ये निकलते रहते हैं ना। तो एक प्रकार से यही। अब देखिए अरबों टन कोरोनल मास इजेक्शन को उत्सर्जित करते हैं। इसके बाद ये 15 से 18 घंटे में पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं और कई दिन भी लग सकता है, मतलब बहुत धीरे वाले गति को। वे चुंबकीय तूफान उत्पन्न करते हैं, जिसे सैटेलाइट संचालन, संचार प्रौद्योगिकी और पावर ग्रिड को बाधित कर सकते हैं ये। नेक्स्ट खबर है पुनर्वास का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पुनर्वास का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मतलब ये उन्होंने ये कहा है कि भूमि अधिग्रहण मामले में आजीविका से वंचित होना जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा पाने का कोई वैध आधार नहीं है। उचित मौद्रिक मुआवजा संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई है, लेकिन कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत पुनर्वास का व्यवस्था करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब वही देखिए, अब आगे चलते हैं। जनजातीय जीनोम परियोजना, ये गुजरात ने शुरू किया है। पता ही चल रहा है जनजातीय जीनोम क्यों करेगा भाई। वंशानुगत बीमारियों की समस्या से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना गुजरात सरकार ने शुरू की है। यह आनुवांशिक बीमारियों की पहचान के लिए शुरू की गई है और सटीक और स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराएंगे इसके थ्रू। और गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ये शुरू कर रहा है। इसके तहत सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, आनुवांशिक बीमारियों और कुछ प्रकार के वंशानुगत कैंसर का शीघ्र पता लगाने और लक्षित उपचार प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सीरिया। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। तो ये देखिए यहाँ पर सीरिया है, सीरिया में दमिश्कस। यहाँ पर इसके बॉर्डरिंग शेयर कंट्री देखें तो तुर्की है, इराक, यहाँ जॉर्डन और यह है इज़राइल। और यहीं पर देखिए इज़राइल में है ना, यहाँ पर ये जो बॉर्डर शेयर कर रहा है यहीं पर है गोलन हाइट्स। अब देखिए यहीं आगे बढ़ते हैं, ये मेडिटेरियन सी से भी शेयर करती है बॉर्डर। अरे सॉरी, ये मेडिटेरियन सी से भी बॉर्डर शेयर करती है। अब एक सेकंड, हाँ। तब देखिए अगर हम लोग आगे देखें तो इस पर सीरिया के स्वेदा में, याद रखिएगा स्वेदा कहाँ पे है, सीरिया में। तो सीरिया के स्वेदा में सुन्नी बेदुइन कबीलाई लड़ाकों और द्रूज मिलिशिया के बीच हिंसा भड़क उठी है। सीरिया के स्वेदा में बेदुइन कबीलाई समूह और द्रूज मिलिशिया, द्रूज एक कम्युनिटी है ना, तो उनके मिलिशिया के बीच हिंसा भड़क उठी है। तो याद रखिएगा द्रूज एक कम्युनिटी है, एक धर्म है जो कि बहुत कम मात्रा में है सीरिया में।
अब देखिए, ये जो सीरिया है वो लिवेट क्षेत्र का हिस्सा है। लिवेट याद रखिएगा, यूपीएससी में पूछ चुका है। लिवेट क्षेत्र मेडिटेरियन सी के इधर को बोलते हैं, पूर्वी क्षेत्रों को लिवेट क्षेत्र, जिसमें इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन को बोल भी सकते पता नहीं, सीरिया, लेबनान, इजराइल और ये मिस्र भी, ये भी आ जाते हैं। तो ये लिवेट क्षेत्र का हिस्सा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें नदी जो है यूफ्रेटस नदी इसमें पाई जाती है, यूफ्रेटस नदी। और इसके क्षेत्र जो गोलन हाइट्स हैं वो 1967 से इजराइल का कब्जा है इन पर। तो बस इतना ही था। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स वाले वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।